सभी डियर साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स देखिए, आज की इस वीडियो में हम वर्तमान भारतीय समाज सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। और आप कह सकते हो जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, और आप कह सकते हो 300 से अधिक महत्वपूर्ण फैक्ट आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और हमने बिल्कुल चैप्टर वाइज यानी शुरुआत से डिस्कस किया है, और जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको आज हम आप सभी को प्रोवाइड करेंगे। और क्योंकि आप सभी के अति लघु या लघु उत्तरीय या फिर आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, तो आप बहुत ही आसानी के साथ अगर इन फैक्ट के बारे में, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होता है, अगर उनके बारे में अगर आप को जानकारी हो जाती है तो आप लिख सकते हो। जैसे कि हमने आप सभी को फुल सिलेबस प्रोवाइड कर ही दिया है, लेकिन एक बारी जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट यानी अगर आप बिल्कुल शुरुआत से कहें, जो भी आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन हमने लिया है, जो पूछने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को जरूर शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले देखिए प्लेटो हमने लिखा अज्ञानी अपेक्षा मृत्यु। तो आप इसके थ्रू ये पता लगा सकते हो कि ये एक माध्यम होता है याद करने का। सबसे बेस्ट तरीका होता है कि अगर आपको स्टेटमेंट किसी भी मनोवैज्ञानिक के याद करना है तो एक एक वर्ड को आप बस लिखिए, अज्ञानी अपेक्षा मृत्यु। जो प्लेटो था इसने स्टेटमेंट क्या दिया था कि अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो इससे अच्छा कि आप यानी आपकी मृत्यु ही हो जाए, या फिर आपका इससे अच्छा कि जन्म नहीं ही हुआ होता तो आप अच्छा होते। क्योंकि अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, अगर आप अज्ञानी है, तो आप एक मृत शरीर के समान है, या आप कह सकते हो कि आपका जन्म लेना ही बेकार है। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो प्लेटो ने दिया। ये आपका पहला फैक्ट है, तो याद कर लीजिएगा। चलिए देखिए, दूसरा वेद के आधार पर यानी जो वेद व्यास जी हैं, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था शिक्षा पर। शिक्षा पर क्या स्टेटमेंट दिया था? यहाँ पर मैंने लिखा है शिक्षा दिग्दर्शन और चलना व्यवहार। यानी इसका पूरा मीन्स क्या हो जाता है, स्टेटमेंट क्या होता है? देखिए, वेद व्यास जी के द्वारा ये कहा जाता है कि शिक्षा का तात्पर्य ये होता है, या एक मानव जीवन के लिए वो सिर्फ दिग्दर्शन या मार्ग ही नहीं दिखाता, बिल्कुल आप कह सकते हो कि यानी एक व्यक्ति को चलना सिखाता है, किस तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार करना है, अपना आत्मसम्मान किस तरीके से या किस तरीके से बोलना है, ये सब कुछ शिक्षा के माध्यम से होता है। तो ये किसने बोला है? तो वेद व्यास जी ने। तो ये दूसरा क्वेश्चन तैयार हुआ। चलिए तीसरा जो है वो है, देखिए सुक्ति से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपका वर्तमान भारतीय है ना, सुक्ति से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो सुक्ति है ये श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है। क्या है? न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमी विद्यते। इसका मतलब क्या होगा ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि एक सुक्ति दे देगा और पूछेगा इसका क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो हमने सुक्ति भी लिख लिया है। सो यहाँ पे कह रहे हैं न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमी विद्यते, यानी जो आपका ज्ञान है इससे पवित्र और कुछ भी नहीं है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्या, यानी जो आपका ज्ञान है, विद्या है, इससे पवित्र और कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये हो जाएगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते किससे लिया गया है? तो श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है। देखिए प्रश्न ऐसा आ सकता है कि प्राचीन समय में शिक्षा को क्या कहा जाता था। तो अगर पूछा जाए कि प्राचीन समय में शिक्षा का मतलब क्या होता है, इसका डिफिनीशन क्या होता है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो लिखिए कि प्राचीन समय में जो शिक्षा का तात्पर्य था, वहां पर शिक्षा को विद्या नाम से जाना जाता था। ठीक है, 1 नंबर आपका तैयार। तो हमने 4 क्वेश्चन तैयार कर लिया। चलिए अगला जो आपका प्रश्न पूछ सकता है कि जो शिक्षा है इसकी लैटिन भाषा इसकी किससे उत्पत्ति हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा एजुकेशन। अब एजुकेशन के भी 3 पार्ट या कह सकते हो 3 पार्ट में विभाजित है। पहला है एडुकेटम, दूसरा है एडुशियर और तीसरा है एडुकेयर। देखिए यहाँ पे ये जानना होगा कि एडुकेटम क्या होता है, एडुशियर क्या होता है और एडुकेयर क्या होता है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये फैक्ट है। तो देखिए
सबसे पहला तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि जो शिक्षा है उसकी लैटिन भाषा में उत्पत्ति किससे हुई है, तो एजुकेशन से, प्लस ये भी आप लिखेंगे एजुकेशन से हुई है, लेकिन कौन कौन से ऐसे वर्ड है, तो एडुकेटम से, फिर एडुशियर, एडुकेयर। एडुकेटम का मतलब होता है शिक्षित करना, एडुशियर का मतलब होता है विकसित करना, और एडुकेयर का मतलब होता है कि आगे की तरफ वृद्धि करना। ठीक है, तो ये 3 वर्ड से एजुकेशन शब्द बना है, जो कि एजुकेशन जो शब्द है ये लैटिन भाषा की इसी से उत्पत्ति से हुआ है। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि यहाँ पे रेमंड का स्टेटमेंट है, मैंने लिखा शिक्षण प्रक्रिया बाल्य प्रौढ़ावस्था, यानी इन्होंने ही स्टेटमेंट दिया है कि जो शिक्षण प्रक्रिया है वो बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। ये स्टेटमेंट किसने दिया है, तो रेमंड ने दिया। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ठीक है, तो ये बस पॉइंट टू पॉइंट वर्ड बाय वर्ड याद रखिएगा। शिक्षण प्रक्रिया बाल्य प्रौढ़ावस्था, तो जब भी बाल्य और प्रौढ़ावस्था प्रक्रिया शिक्षण आए तो याद रख लीजिएगा रेमंड ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि जो रेमंड महोदय हैं उन्होंने बोला था कि जो शिक्षण प्रक्रिया क्या है, यह बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। देखिए अभी हमने प्राचीन अर्थ जाना, अब देखिए अगर पूछा जाए कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या होता है, तो शिक्षा का वास्तविक जो अर्थ होता है वो होता है सर्वांगीण विकास। देखिए यहाँ पे मैंने संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ नहीं लिखा है, लेकिन साथ में बता दूं अगर पूछा जाए संकुचित अर्थ क्या होता है, तो शिक्षा का संकुचित अर्थ जो होता है कि एक निश्चित स्थान पे एक निश्चित पाठ्यक्रम, एक निश्चित योजनाबद्ध तरीके से जो भी शिक्षा दी जाती है वो संकुचित अर्थ हो जाता है। अगर पूछा जाए शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है, तो शिक्षा का व्यापक अर्थ की जो परिभाषा हो जाती है कि जो व्यापक अर्थ नाम से ही पता चलता है, व्यापक यानी बहुत बड़ा। जब एक बालक जन्म लेता है तभी से वो कुछ न कुछ सीखने लगता है, और जब तक उसका श्वास चलता है तब तक वो कुछ न कुछ सीखता रहता है। अगर पूछा जाए शिक्षा की संकल्पना क्या है, तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि पहले चैप्टर का नाम ही यही है, शिक्षा की संकल्पना। तो फ्रेंड्स इसका जो मतलब होता है शिक्षा की संकल्पना का जो डिफिनेशन होता है कि जो शिक्षा है, शिक्षा का अर्थ क्या होता है, तो सीखना, ये शिक्ष धातु से आया है। ठीक है, सीखना और सिखाना, यानी हम सीखते हैं और उसके बाद हम किसी दूसरे को सिखाते हैं। तो इस तरीके से जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है मैंने आप सभी को बता दिया। तो अगर शिक्षा का वास्तविक अर्थ पूछे कि क्या है, तो शिक्षा का वास्तविक अर्थ यानी सबसे पहले तो आप एक या 2 लाइन बढ़ा सकते हो कि अभी तक हमने शिक्षा का संकुचित अर्थ जाना, शिक्षा का व्यापक अर्थ जाना, लेकिन ये दोनों में कुछ सही है तो कुछ गलत है। अब देखिए शिक्षा का सिंपल मतलब हो जाता है सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास में आप कह सकते हो शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक, ये सभी क्या है उनका डेवलप होता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एजुकेशन का क्या कार्य होता है, शिक्षा का कार्य क्या होता है, तो व्यक्तिगत भी आता है, व्यक्ति संबंधी, समाज संबंधी, राष्ट्र संबंधी और वातावरण संबंधी। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए चार्ट करके मैंने लाया है, तो यहाँ पर आप याद कर सकते हो शिक्षा के कार्य क्या क्या होते हैं। तो शिक्षा के जो कार्य होते हैं, एक तो अगर आपके पास शिक्षा है, ठीक है, आप बहुत शिक्षित हो। मैंने कल भी आप सभी को बताया था कि साक्षर क्या होता है और शिक्षित क्या होता है। साक्षर में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। साक्षर हम अगर कोई व्यक्ति नाम लिख लेता है तो वो साक्षर है, और शिक्षित हम उस व्यक्ति को कहेंगे जो जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास अपने यानी आप कह सकते हो आत्मनिर्भर, उसका एक अपना सम्मान होता है। तो क्या है, वो व्यक्ति शिक्षित है। किसी दूसरे के प्रति किस तरीके से व्यवहार करना है, कैसे बोलना है, वो क्या है, एक शिक्षित है। अपने आप को किसी दूसरे के सामने किस तरीके से प्रेजेंट करना है, किस तरीके से प्रस्तुत करना है, या आप एक व्यक्ति से कैसे बात करें कि वो आपके बातों से क्या है आकर्षित हो, उसका इफेक्ट या आपका इफेक्ट उस पर पड़े। जैसे आपने शिक्षण अधिगम पढ़ा, संप्रेषण, तो इस तरीके से आप कह सकते हो वो व्यक्ति क्या है, शिक्षित है। तो यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति के पास शिक्षा है तो वो आत्मनिर्भर बन सकता है, वो अपना जो जीवन है भावी जीवन बना सकता है, वो अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है, नैतिक विकास कर सकता है। अगर हम बोले कि शिक्षा का कार्य समाज में क्या होता है, तो फ्रेंड समाज में जस्ट मैंने अभी बताया कि समाज के क्या नियम है उसके बारे में उसको जानकारी होगी, प्राचीन साहित्य कौन कौन से उसके बारे में जानकारी होगी, सामाजिक भावना किस तरीके से विकसित करना है, एक दूसरे के प्रति किस तरीके से अपना व्यवहार बहुत ही अच्छा बनाना है, ताकि जो लोग कहें कि हाँ आप एक व्यक्ति हैं और आपको सम्मान देना चाहिए।
धर्मों के विषय में जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्र संबंधी अगर हम बात करें तो कुशल नागरिक, राष्ट्र प्रेमी, देश प्रेमी। वातावरण में किस तरीके से शिक्षा का कार्य क्या होता है, तो फ्रेंड्स वातावरण में जो शिक्षा का कार्य बहुत ही ज्यादा होता है। देखिए, एक होता है, एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखेंगे कि जो पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, ये व्यक्ति शिक्षित है और ये व्यक्ति अशिक्षित है। अगर आप किसी ऐसे स्थान पे ले जाओ जहाँ पे मतलब रहने योग्य नहीं है, तो जो शिक्षित व्यक्ति है वो कोई ना कोई उपाय, उसके पास आइडिया जरूर आएगा कि हाँ हम इस पे अपना जीवन यापन कर सकते हैं, हम अपने आप को इसमें समायोजन करने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। लेकिन वही जो अशिक्षित व्यक्ति बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा और कहेगा हम यहाँ पर नहीं रह सकते, ठीक है। और वो मतलब जो भी आप कह सकते हो कि मतलब बहुत ही ज्यादा हड़बड़ी करके और इधर से उधर करने लगता है, तो क्या वो शिक्षित नहीं है। तो ये शिक्षा का कार्य होता है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है तो अपने आप को कहीं भी समायोजित कर लेता है, किसी भी वातावरण में समायोजित कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल हमने बाल विकास में पढ़ा था बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि लब्धि या बुद्धि की परिभाषा क्या होती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी समाज में, किसी भी वातावरण में अपने आप को वहां प्रस्तुत कर लेता है, अपने आप को वहां पे समायोजन कर लेता है, तो वही बुद्धि होता है, ठीक है। तो ये पूरा हमने जाना कि शिक्षा का कार्य हो क्या होता है, आसानी के साथ लिख सकेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं। तो शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं बहुत ही ज्यादा, सबसे पहले तो जानिए शिक्षा का उद्देश्य, इसका डिफिनेशन क्या होगा। अभी इसका हम पार्ट बाद में जानेंगे, लेकिन शिक्षा के उद्देश्य क्या होता है। अगर पूछा जाए कि शिक्षा का उद्देश्य का डिफिनेशन बताइए, इसका तात्पर्य बताइए, तो फ्रेंड्स इसका जो होगा कि जो शिक्षा है ये पूर्वदर्शित लक्ष्य क्रिया का संचालित करती है और आपके व्यवहार को प्रेरित करती है, ये शिक्षा का उद्देश्य होता है, ठीक है। तो ये इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि यानी जो शिक्षा का उद्देश्य हो जाता है वो पूर्वदर्शित लक्ष्य है जो क्रिया का संचालन करती है और आपके व्यवहार को प्रेरित करती है। देखिए फ्रेंड्स, शिक्षा के कितने प्रकार के टाइप हो जाते हैं। तो एक तो होता है सामान्य उद्देश्य शिक्षा के, एक होता है शिक्षा का विशिष्ट उद्देश्य, एक होता है शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य और एक होता है शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य। देखिए सामान्य उद्देश्य में क्या आ जाता है, सिंपल, चरित्र, आत्म अभिव्यक्ति, आत्म अनुभूति। विशिष्ट उद्देश्य में क्या आ जाता है, तो सार्वभौमिक, शारीरिक, मानसिक। अगर हम बात करें व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत में संकुचित आता है और व्यापक। संकुचित में आत्म अभिव्यक्ति यानी अपने बारे में, ठीक है, और व्यापक अर्थ में आप कह सकते हो यहाँ पे आत्म अनुभूति यानी जो आप के बारे में जो भी आपका ज्ञान है, अगर आपको अनुभव हो जाता है कि हाँ मैं इस प्रकार हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, यानी आपको अपने बारे में खुद से बहुत ही ज्यादा अनुभव हो गया है, आत्म अनुभूति, ठीक है। एक होता है आत्म अभिव्यक्ति। आत्म अभिव्यक्ति क्या होता है कि जो भी अपना भाव विचार किसी दूसरे, एक अभिव्यक्ति होता है यानी भाव विचार हम प्रकट करते हैं। आत्म अभिव्यक्ति यानी आप अपना अभिव्यक्ति या स्वतंत्रता पूर्वक जो भी बात कहते हो, किसी के सामने रखते हो, वो आत्म अभिव्यक्ति होता है। आत्म अनुभूति क्या होता है कि आप किस स्तर पर हो, आप कितना काम आगे कर सकते हो, यानी आप अपना अनुभव खुद किया है। तो उसी हम यहाँ पे व्यक्तिगत में आ जाता है संकुचित और व्यापक। संकुचित में आपका हो जाएगा आत्म अभिव्यक्ति और व्यापक में हो जाएगा आत्म अनुभूति। सामाजिक में भी संकुचित में कह सकते हो राष्ट्रीयता, नागरिकता, ठीक है। तो ये उतना मतलब आप कह सकते हो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आसानी से आप इसको याद कर सकते हो। देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। वृत्तम यत्नेन संरक्षित, वृत्तम यत्नेन संरक्षित यानी आपने, या मैं अगर कहानी के थ्रू आप सभी को समझाऊं कि अगर किसी के व्यक्ति के पास अपना चरित्र होता है और किसी दूसरे के पास अपना चरित्र नहीं होता है, तो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किसको दिया जाता है। आप देखते हैं कि जिसके पास चरित्र होता है उसी को लोग रिस्पेक्ट देते हैं और जिसके पास चरित्र नहीं होता है उसको इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर क्यों करते हैं, क्योंकि उसने अपना जो चरित्र विकास है या उसने अपने चरित्र पे क्या लगा दिया, दाग लगा दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका यही मतलब हो जाएगा वृत्तम यत्नेन संरक्षित, यानी अपने चरित्र को यातना पूर्वक सुरक्षित रखना चाहिए, सेफ रखना चाहिए। तो आप सभी ये जो श्लोक है याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वृत्तम यत्नेन संरक्षित,
डिफिनेशन भी अगर पूछा जाता है तो आप लिख सकते हो कि जो शिक्षा है, शिक्षा के द्वारा हम चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। और कहा भी गया है कि वृत्तम यत्नेन संरक्षित, यानी चरित्र को यातना पूर्वक सुरक्षित रखना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो अगला फैक्ट है वो है ज्ञान स्वर्ग उड़ान शेक्सपियर। आप सभी को ये स्टेटमेंट याद आ रहा होगा, ज्ञान स्वर्ग उड़ान। शेक्सपियर ने स्टेटमेंट क्या दिया था कि अगर किसी व्यक्ति के पास ज्ञान होता है तो वो स्वर्ग का वो सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होता है और उससे उसकी उड़ान हो सकती है। यानी शिक्षा क्या है, एक माध्यम है। आप उस माध्यम से आप स्वर्ग की उड़ान बहुत ही आसानी के साथ क्या कर सकते हो। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है शेक्सपियर ने दिया है। देखिए, शरीर मस्तिष्क आत्मा उचित सामंजस्य, शरीर मस्तिष्क आत्मा उचित सामंजस्य, ये स्टेटमेंट किसने दिया, एमजी ने दिया, यानी महात्मा गांधी ने दिया। शरीर और मस्तिष्क तथा आत्मा का अगर उचित सामंजस्य मिश्रण हो जाता है तो उसी को हम शिक्षा कह सकते हैं। ये स्टेटमेंट किसने कहा है, तो एमजी ने कहा। तो शरीर आत्मा उचित सामंजस्य किसने बोला, तो एमजी ने। ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाएगा, 100% तय है कि आप करके आएंगे। शिक्षा क्षमता प्रदान पूर्व जीवन व्यतीत, यानी शिक्षा हमें क्या प्रदान करती है, शिक्षा हमें वह क्षमता प्रदान करती है जिसके माध्यम से हम अपना पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट दिया है हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। ठीक है, वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम का क्या तात्पर्य होता है। देखिए ये भी एक श्लोक है, हमने 3 श्लोक डिस्कस किया, एक पहले वाला डिस्कस किया, फिर आपका नहि ज्ञानेन वाला, और ये दूसरा है वृत्तम यत्नेन संरक्षित, और ये तीसरा है वसुदेव कुटुंबकम। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आप एक नागरिक हो तो नागरिक अपने समाज के हो, अपने गांव के हो, अपने राज्य के हो, अपने देश के हो, तो क्या आपको इसी के प्रति सम्मान या इसके प्रति अपना जो भी भावना है, क्या इसी के प्रति आपको राष्ट्र देश प्रेमी, समाज प्रेमी, ग्राम प्रेमी, ये क्या आप केवल इन्हीं को दिखाएंगे? क्या आप अंतर्राष्ट्रीय यानी जो देश विदेश हैं उनको नहीं दिखाएंगे? तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल दिखाएंगे। तो यहाँ पर इसका यही अर्थ हो जाता है वसुदेव कुटुंबकम, यानी विश्व शांति स्थापना। कहीं भी देश में जाकर मतलब इस तरीके से नहीं कहना है कि हमारा देश बहुत ही अच्छा है, नहीं, सब देश अपनी जगह पे अच्छा है, तो इसलिए शांति की स्थापना करनी चाहिए। वसुदेव कुटुंबकम। देखिए, समाज ऊपर स्थान, यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि रेमंड ने स्टेटमेंट दिया है कि, और रेमंड ने ही ये भी स्टेटमेंट दिया है कि जो समाज जो है वो इसका जो स्थान होता है सबसे ऊपर होता है, या समाज को खोरी कल्पना, ये इसी में एक लाइन में बोला है, तो रेमंड ने बोला है। ठीक है, तो कभी भी स्टेटमेंट आए समाज ऊपर स्थान, यानी जो समाज का स्थान है ऊपर है, ये किसने स्टेटमेंट दिया, तो रेमंड ने दिया। तो ये जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट आई होप कि आपको याद हो गए होंगे। चलिए अब हम जानते हैं शिक्षा के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो शिक्षा के जो प्रकार होते हैं अनौपचारिक, औपचारिक और दूरस्थ शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है कि बिना नियम के, स्वतंत्र, अव्यवस्थित सभी दशा में इसको पढ़ाया जाता है। जिस तरीके से हमने संकुचित व्यापक अर्थ जाना। औपचारिक क्या होता है, तो निश्चित संस्था, समय, पाठ्यक्रम। दूरस्थ शिक्षा जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए दूरस्थ शिक्षा जो है एक बहुआयामी, इसका बहुत ही ज्यादा अर्थ हो जाता है। ठीक है, यह स्वतंत्र होता है। इसका जो स्वरूप होता है 3 स्वरूप होता है, तो मुक्त अधिगम, मुक्त शिक्षा, पत्राचार शिक्षा। देखिए जो मुक्त अधिगम होता है ये बहुत ही आप कह सकते हो कि ओपन लर्निंग होता है। ठीक है, ओपन लर्निंग, जैसे कि हम बहुत ही खुले टाइप या कह सकते हो बहुत ही कहीं भी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुक्त शिक्षा क्या होता है, ओपन एजुकेशन। ओपन एजुकेशन यानी आप ये नहीं कह सकते हो कि आप केवल और केवल संस्था में सीखेंगे, अगर संस्था रहेगा तभी आपको शिक्षा मिल सकेगी, नहीं, आप कहीं भी सीख सकते हो। ओपन एजुकेशन। पत्राचार शिक्षा क्या होता है, तो पत्राचार शिक्षा जो होता है वो डाक के माध्यम से शिक्षार्थी के पास भेजा जाता है। तो ये 3 रूप है दूरस्थ शिक्षा की, जिसको याद कर सकते हो। और देखिए दूरस्थ शिक्षा के क्या क्या माध्यम या आवश्यकताएं पड़ती है, तो मुद्रित सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, अध्ययन समूह, रेडियो तथा दूरदर्शन। तो ये इसके आवश्यक
पड़ती है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से वैदिक कालीन शिक्षा जो स्टार्ट होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, वैदिक कालीन शिक्षा हो गया, बौद्ध कालीन शिक्षा हो गया, मुस्लिम कालीन शिक्षा हो गया, इस टॉपिक से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। और अगर आप इतना फैक्ट याद कर लेते हो तो इसमें से और भी कुछ कह सकते हो, इस टॉपिक से और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए जानते हैं वैदिक कालीन शिक्षा क्या होती है। तो वैदिक कालीन, सबसे पहले आप नाम से देखो, वैदिक आप देख रहे हो कि ये क्या है, वेद पे आधारित है, ठीक है। और वैदिक कालीन में जो शिक्षा दी जाती थी वो गुरु के घर में जाकर दी जाती थी। और इनका स्रोत क्या था, तो वेद कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए, अलकेतर महोदय ने ये स्टेटमेंट दिया है कि शिक्षा के बारे में, ठीक है। ये जो अलकेतर महोदय हैं ये वैदिक शिक्षा से संबंधित हैं, वैदिक कालीन से। तो अलकेतर महोदय ने ये स्टेटमेंट दिया कि जो शिक्षा है वो पथ प्रदर्शक करता है। और अलकेतर महोदय का एक बुक है, एजुकेशन इन एनिशियंट इंडिया, ठीक है, एनिशियंट इंडिया, इसको याद कर सकते हो क्योंकि बुक से रिलेट भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अलकेतर महोदय, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जो शिक्षा है वो पथ प्रदर्शक करता है। और इन्होंने बुक लिखा है एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें तो वैदिक शिक्षा का तात्पर्य क्या होता है। तो वैदिक शिक्षा का अगर पूछा जाए कि वैदिक शिक्षा का क्या तात्पर्य होता है, तो आप सबसे पहले तो लिखेंगे कि जो वैदिक शिक्षा होता है वेद पर आधारित होता है। हम वेद के द्वारा, या इसका जो स्रोत होता है वेद होता है, हम इसी में जो भी ज्ञान होता है ग्रहण करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इसका तात्पर्य जो होता है वो अंतर्ज्योति, ठीक है, अंतर्ज्योति शक्ति से होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य क्या होता है। इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है यहाँ पे, या इसका जो लक्ष्य होता है वैदिक कालीन की मोक्ष प्राप्ति करना होता है। जैसे बौद्ध कालीन में निर्वाण की प्राप्ति करना होता है, उसी प्रकार जो वैदिक कालीन है इसमें इनका लक्ष्य, या इनका क्या लक्ष्य था, तो मोक्ष प्राप्ति करना, धार्मिक भावना का विकास करना। तो इस तरीके से उद्देश्य ये भी आप याद कर सकते हो, सा विद्या या विमुक्ति, यानी यहाँ पे आपको संसार यानी शिक्षा ऐसी ग्रहण करनी है जो संसार के जो भी मोह है उसे मुक्ति मिल जाए। इसका मतलब यही होता है, सा विद्या या विमुक्ति, ठीक है। शिक्षा ऐसे ग्रहण करो, या शिक्षा वो है जो संसार की जो भी मोह माया है उससे मुक्ति मिल सके, ठीक है। और यानी वैदिक कालीन का अगर आप कहें तो इनका लक्ष्य क्या है, तो मोक्ष प्राप्ति करना, धार्मिक भावना का विकास करना। और फ्रेंड्स, ये ईश्वर को मानते थे, यानी जो वैदिक कालीन के लोग थे ये ईश्वर को मानते थे और संसार से मित्र, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जो सा विद्या या विमुक्ति का जो मतलब ही हो जाता है कि संसार का मोह त्याग कर देना, ठीक है। संसार से जो भी मोह है उसे मुक्ति पाना, इसका मतलब ही हो जाता है सा विद्या या मुक्ति, यानी ईश्वर को महत्वपूर्ण स्थान देते थे, संसार को मिथ्या मानते थे, ठीक है। और ईश्वर के भक्ति में ये अपना पूरा जीवन समर्पित कर देना चाहते थे। और वैदिक शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं ये भी जान लीजिए। तो वैदिक शिक्षा की जो विशेषताएं हैं वो है, जो भी इनका कानून होता था मतलब बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होता था, स्वतंत्र खुला टाइप का होता था, ठीक है। और सभी को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि यहाँ पे बुकिश यानी जो किताबी भाषा है उसको नहीं पढ़ाया जाता था, पुस्तकीय ज्ञान नहीं दिया जाता था, व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता था, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट जिसको आप याद कर सकते हो। पहला कि वैदिक कालीन से अगर पूछा जाए तो ये वेद पे आधारित होता है, जो हम गुरु के घर में शिक्षा जाकर ग्रहण करते हैं, जिनका स्रोत होता है वेद होता है। और यहाँ पे अलकेतर महोदय ने शिक्षा का डिफिनेशन दिया है कि शिक्षा जो है वो पथ प्रदर्शक करता है। और अलकेतर महोदय का एक बुक है एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। और वैदिक शिक्षा का तात्पर्य क्या होता है, अंतर्ज्योति शक्ति से होता है, ठीक है। और इनका उद्देश्य क्या होता है, सा विद्या या विमुक्ति, यानी संसार के सभी मोह से मुक्ति पा जाना। और इनका लक्ष्य होता है मोक्ष प्राप्ति करना, धार्मिक भावना का विकास करना, और सब कुछ ईश्वर के प्रति अपना ध्यान आकर्षित करना। जो समाज है वो क्या है, जो संसार है वो क्या है, एक प्रकार का मिथ्या है। ईश्वर की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर देना। और वैदिक शिक्षा की विशेषता है, यानी जो भी इनका कानून होता है खुले टाइप का होता है, स्वतंत्र होता है, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। और पुस्तकालय या आप कह सकते हो पुस्तकीय भाषा नहीं दिया जाता है, व्यवहारिक भाषा दिया जाता है। और फ्रेंड्स, एक वेद को ज्ञाता को हमने पहले भी जाना था, एक वेद को ज्ञाता को हम स्नातक कहते हैं, 2 वेद को ज्ञाता को हम वसु कहते हैं, 3 वेद को ज्ञाता को हम रुद्र कहते हैं, और 4 वेद के ज्ञाता को हम आदित्य कहते हैं। तो याद कर लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, वैदिक कालीन की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, तो बहुत ही अच्छी थी, सुव्यवस्थित थी, ठीक है, उच्च और माध्यमिक
जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि अभी इस टाइम हम लोग का जो उच्च माध्यमिक प्राथमिक इस तरीके से विभक्त है ना, लेकिन माध्यमिक कालीन में उच्च माध्यमिक इस तरीके से विभक्त नहीं था। और फ्रेंड देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्व किसको दिया जाता था, तो महत्व संस्कार। अगर किसी व्यक्ति के पास संस्कार रहता है, मंत्र होता है, तो वह व्यक्ति बहुत ही अच्छा है और उसी का महत्व दिया जाता था। और देखिए संस्कार से रिलेट करके प्रश्न पूछा जाता है, 5 वर्ष में कौन सा संस्कार होता है, ठीक है। तो 5 वर्ष में चूड़ा कर्म संस्कार किया जाता है, ठीक है। और ये जो होता है गुरुकुल शिक्षा, यानी जब गुरुकुल शिक्षा जब जाते हैं तो ये आपका जो होता है, ये आपका यहाँ पे यही संस्कार होता है, चूड़ा कर्म संस्कार। लेकिन जो गुरुकुल में जाने के बाद जी हाँ फ्रेंड, यहाँ 5 वर्ष के बाद चूड़ा कर्म संस्कार किया, लेकिन जब वो गुरुकुल में प्रारंभ करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उस टाइम कौन सा संस्कार किया जाता है, तो उपनयन संस्कार किया जाता है, जिसका अर्थ होता है गुरु के पास ले जाना, ठीक है। और इसमें क्या होता है, वैदिक कालीन में जो छात्र होते हैं भौतिक रूप से आध्यात्मिक की तरफ जाते हैं। आध्यात्मिक से मतलब क्या होता है, तो फ्रेंड्स आध्यात्मिक का जो मतलब हो जाता है वो होता है कि ईश्वर के प्रति अपना ध्यान आकर्षित करना, ईश्वर के प्रति जो भी आपका व्यवहार है, एक व्यक्ति दूसरे के प्रति बहुत ही आदर सम्मान करे, ठीक है। उनसे किस तरीके से जो भी आपका नैतिक विचारधारा है, मतलब आदर्शवादी किसको कहा जाता है, श्री रामचंद्र को कहा जाता है। आध्यात्मिक यानी ईश्वर के प्रति अपना ध्यान आकर्षित करना, जो भी संसार की मोह माया है उससे अलग हट जाना, ठीक है, या उसको पूर्ण रूप से त्याग देना। लेकिन फ्रेंड्स अच्छी बात यह है कि जब आप शिक्षा ग्रहण कर लेते हो, जैसे कि बौद्धकालीन शिक्षा में आपने जाना भी होगा कि बौद्धकालीन शिक्षा में ये कहा जाता है कि आपको संपूर्ण जीवन क्या है, ब्रह्मचर्य बन जाना है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वैदिक कालीन में ऐसा नहीं कहा जाता है कि यहाँ पे कहा जाता है कि जब आप शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो आप गृहस्थ जीवन को भी अपना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैदिक कालीन के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको आप याद कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स ये भी आप याद कर लीजिएगा, उपनयन की नाम याद कर लीजिएगा कि 5 वर्ष के बाद जब बालक की 5 वर्ष हो जाता है तो चूड़ा कर्म संस्कार किया जाता है। और गुरुकुल में जब बालक प्रवेश करता है तब उपनयन संस्कार किया जाता है। और उपनयन की आयु देखिए वर्णों में विभक्त है। अगर कोई बालक ब्राह्मण वर्ग का होता है तो वो 8 वर्ष में उसका उपनयन संस्कार किया जाता है। अगर क्षत्रिय वंश का कोई बालक है तो 11 वर्ष में उसका उपनयन संस्कार किया जाता है। और अगर वैश्य है तो फिर यहाँ पे 12 वर्ष की आयु में उसका उपनयन संस्कार, तो 8, 11, 12, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स इनका अध्ययन काल जो होता था 12 वर्ष का होता था, ठीक है। 5 वर्ष जो था वो घर पे ही डिपेंड करते थे। और इनका आप कह सकते हो कि समय जो होता है वो 1 वर्ष में क्या होता है 4 या 5 वर्ष, ठीक है। और अगर हम बात करें इनका अवकाश भी यानी छुट्टी भी होता था। शिक्षण केंद्र जो था वो खुले माहौल में होता था, ठीक है, मतलब 4 दीवारी में नहीं होता था। पाठ्यक्रम जो था वो वेद, उपनिषद, पुराण, कृषि, पशुपालन इसके बारे में जानकारी दी जाती थी। शिक्षण विधि कैसी थी, तो शिक्षण विधि मौखिक और फ्रेंड्स यहाँ पे याद रख लीजिएगा श्रवण मनन निधि ध्यानन, ठीक है, जो है इसको आप याद कर लीजिएगा। अब ये गुरु और शिष्य के बीच में संबंध कैसा था, तो बहुत ही अच्छा संबंध था। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर कोई बालक कोई भी नियम कि उल्लंघन करता है तो उसको दंड भी दिया जाता था। और परीक्षा प्रणाली की अगर बात करें, क्या वहाँ पे परीक्षा होता था वैदिक कालीन में, तो जी नहीं, वहाँ पे परीक्षा नहीं होता था। यहाँ पे उस तरीके से होता था कि अगर गुरु शिष्य के सामने कुछ पढ़ा रहा है, अगर चैप्टर खत्म हो जाता है तो फिर कल सुबह यानी जो भी पाठ शुरू करने से पहले उस चैप्टर से यानी जो कुछ भी पढ़ा है उसके बारे में क्वेश्चन आंसर करता है। और इस तरीके से शिक्षा वैदिक कालीन में दी जाती थी, ठीक है। और उनका लक्ष्य तो मोक्ष प्राप्ति करना ही करना था, साथ में बालक को बहुमुखी मतलब जो भी है उसका स्वभाव बनाना था। तो इस तरीके से ये वैदिक कालीन के इतने सारे फैक्ट है जिसको आप याद कर सकते हो। बौद्ध शिक्षा प्रणाली के बारे में चलिए हम जानते हैं। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में R.K. मुखर्जी ने सबसे पहले स्टेटमेंट दिया कि यह जो था यह ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली का परिवर्तित रूप है, ठीक है। इसका अर्थ जो है बौद्ध धर्म में क्या होता है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो पहला पॉइंट यही कि R.K. मुखर्जी ने बोला कि यह ब्राह्मणीय शिक्षा का परिवर्तित रूप है। और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध शिक्षा प्रणाली में सबसे ज्यादा इसी को महत्व दिया जाता था। और बौद्ध धर्म के परिवर्तक कौन है, तो महात्मा बुद्ध हैं। उद्देश्य क्या है कि सभी वर्ग के बिना भेदभाव के, यानी जो भी जितने भी वर्ग हैं उनसे भेदभाव नहीं किया जाए। शुद्ध चरित्र यानी जो भी व्यक्ति है उनका चरित्र जो है वो शुद्ध होना चाहिए।
और लक्ष्य क्या है, जिस तरीके से हमने वेद में देखा, लक्ष्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति करना, धार्मिक भावना का विकास करना। यहाँ पे देखिए लक्ष्य क्या होता है, सत्य का खोज करना, निर्वाण की प्राप्ति करना। विशेषताएं क्या होता है, तो शिक्षा सार्वभौमिक हो, शिक्षा निःशुल्क हो, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षा का माध्यम जन भाषा होना चाहिए। ये भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट अगर पूछा जाए कि बौद्ध कालीन में शिक्षा की विशेषताएं क्या है, तो शिक्षा की विशेषताएं जो है वो जो थी, सबसे पहला कि जो भी जो भी पढ़ाया जाता था वो जो लोग थे उन्हीं के जो भी या जो भी उन लोगों की भाषा थी उसी पे आधारित थी। ठीक है, शिक्षा सभी को दी जाती थी, शिक्षा जो थी वो फ्री में दी जाती थी। ठीक है, यानी केवल बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना था, तो इनका उद्देश्य यही था। शिक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो इनका जो शिक्षा आरंभ होता था 6 से 8 वर्ष में इनका शिक्षा आरंभ होता था। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो इनका शिक्षा है वो 6 से 8 वर्ष में स्टार्ट होता है। और इस शिक्षा का मूल केंद्र जो था वो मठ था। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है, शिक्षा का मूल केंद्र जो था वो क्या था, तो मठ था। और देखिए जब इस बौद्ध कालीन में जब बालक शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं तो प्रवज्जा संस्कार किया जाता है। ठीक है, और प्रवज्जा संस्कार के बाद छात्र को कौन सी, आप कह सकते हो किस नाम से जाना जाता है, तो श्रवण, सामनेर या विहारक के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, जब प्रवेश किया जाता है तो प्रवज्जा संस्कार, उसके बाद छात्र को किसका दर्जा दिया जाता है, तो श्रवण, सामनेर या विहारक का। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो उसके बाद देखिए जब वो प्रवज्जा संस्कार हो जाता है तो 6 माह तक बालकों को सिद्धि रस्तु, ठीक है, सिद्धि रस्तु तक जो है वो पुस्तक दिया जाता है 6 माह तक पढ़ने के लिए। और प्राथमिक शिक्षा जो उनका होता था, जैसे कि हम लोगों का क्या होता है 1 से 5 वर्ष तक का होता है अभी वर्तमान टाइम में, लेकिन वहां अगर हम बौद्ध कालीन की शिक्षा की बात करें तो बौद्ध कालीन शिक्षा में क्या होता था, 12 वर्ष तक क्या होता था, प्राथमिक शिक्षा दिया जाता था। ठीक है, और 20 वर्ष की आयु में उपसंपदा संस्कार किया जाता था, और जिसके 10 नियम थे। ठीक है, जैसे जीव हत्या, चोरी न करना, ये सभी अपने जो भी शारीरिक अच्छा विकास करना, दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करना, ठीक है, नैतिक रास्ते पे चलना, अहिंसावादी बनना। तो ये क्या है, उपसंपदा संस्कार के 10 नियम है। तो इस तरीके से हमने बौद्ध कालीन के बारे में चलिए जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। देखिए मुस्लिम कालीन जो था इसका अर्थ क्या हो जाता है, तो इनका जो मुस्लिम सभ्यता संस्कृति की जो भी शिक्षा दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, मुस्लिम कालीन शिक्षा कहते हैं। इनका उद्देश्य क्या था, जिस तरीके से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना था, उसी प्रकार इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। इनकी विशेषताएं क्या थी, तो मौखिक थी, व्यक्तिगत थी, जो शिक्षा दी जाती थी वो निःशुल्क दी जाती थी, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण की इनका जो शिक्षा यानी जो भाषा था वो अरबी भाषा में, मतलब जो भी शिक्षा वो दी जाती थी। और ये क्या था, ये मानवीय मूल्यों को स्थान देते थे। ठीक है, एक होता है आध्यात्मिक और दूसरा होता है मानवीय। तो ये आध्यात्मिक को छोड़कर किसको स्थान देते हैं, तो मानवीय मूल्य, जो भी एक मानव का वैल्यू होता है उसको स्थान देते हैं। और स्त्री शिक्षा अगर कहें तो बहुत ही ज्यादा कह सकते हो कि यहाँ पे व्यापक नहीं था। ठीक है, स्त्री शिक्षा दी जाती थी लेकिन व्यापक नहीं था। ठीक है, और आप कह सकते हो कि शाही घरानों में ही स्त्री शिक्षा दी जाती थी। और बाबर की पुत्री, और आई होप कि ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि हुमायूंनामा किसने लिखा है, तो बाबर की पुत्री जो है वो गुलबदन ने लिखा है। अगर हम बात करें कि व्यवसायिक शिक्षा, यानी यहाँ पे शिक्षा को व्यवसायिक शिक्षा के रूप में लिया जाता था। ठीक है, सैनिक शिक्षा भी दी जाती थी। और सबसे महत्वपूर्ण ये याद कर लीजिएगा, मकतब का अर्थ मैंने आप सभी को बताया था, लिखना, लेकिन जो मकतब शब्द बना किससे है, तो कुतुब शब्द से बना है, इस कुतुब से ही निकला है मकतब। ठीक है, और शिक्षा स्थान जो था वो मकतब या मदरसा में दिया जाता था। क्लियर, और मकतब जो था वो प्रवेश 4 से 5 वर्ष में होता था। यानी आप कह सकते हो कि जो भी मुस्लिम कालीन यानी जो भी बालक या बालिकाएं हैं उनको 4 से 5 वर्ष में मकतब में प्रवेश कर लेती थी। और उसके बाद जब वो 4 से 5 वर्ष में प्रवेश करती थी तो बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता था। ठीक है, जो कि 4 वर्ष 4 माह 4 दिन के जब हो जाता था तो बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता था। और शिक्षण विधि कैसी थी, तो मौखिक थी, रटने पर जोर दिया जाता था। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि गुरु और शिष्य के बीच में संबंध कैसा था, तो गुरु और शिष्य के बीच में संबंध अच्छा था, लेकिन जब धीरे धीरे क्या हुआ, संकीर्ण होता गया, मतलब उतना अच्छा नहीं था। और इसी में एक याद रख लीजिएगा कि जो औरंगजेब था वो ऐसा शासक था कि जिसने अपने गुरु को ही अज्ञातवास के लिए भेज दिया था। तो इस तरीके से शासक था औरंगजेब।
ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ आधुनिक कालीन शिक्षा के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, आधुनिक कालीन शिक्षा जिसमें हम 1813 का आज्ञा पत्र डिस्कस करेंगे, 1833 का आज्ञा पत्र डिस्कस करेंगे, मैकाले का विरोध पत्र डिस्कस करेंगे, वुड का घोषणा पत्र डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसे आपको पता है राधा कृष्णन, ठीक है, यशपाल समिति, ये जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है और फैक्ट टू फैक्ट जानेंगे आपको बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए 1813 का आज्ञा पत्र क्या था, तो आप सभी को पता है कि यह जो 1813 का आज्ञा पत्र था, और सबसे पहले देखिए आधुनिक कालीन में शिक्षा का प्रथम स्कूल किसने खोला था, तो ईसाई मिशनरी। मिशनरी क्या होता है ये भी आप सभी के सवाल होंगे। तो जो भी इस्लाम या कह सकते हो कि जो ईसाई धर्म के, ठीक है, सॉरी मैं इस्लाम का, जो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करते थे उन्हीं को हम मिशनरी कहते हैं। तो मिशनरी ने क्या कि मिशनरी स्कूल को खोला, ठीक है। और आप सभी को बता दें कि जो 1813 का आज्ञा पत्र, अब ये आज्ञा पत्र क्या होता है इसके बारे में अगर मैं आप सभी को जानकारी दूं, जिस तरीके से अपना भारत देश है, भारत देश में क्या होता है कि एक प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर का 5 साल के बाद फिर से एक बार चुनाव होता है, तो चेंज होता है। तो इसी प्रकार जो ब्रिटिश जो शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वहां पर भी 20 साल, हर एक 20 साल के बाद एक आज्ञा पत्र आता था, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 1813 का, इसके पहले 1793 आया होगा, 1813 के बाद 1833 का आज्ञा पत्र आया। तो इस तरीके से मतलब कि 20 साल के गैपिंग के बाद एक आज्ञा पत्र जारी किया जाता था। तो इसी प्रकार 1813 का आज्ञा पत्र जारी किया गया, जिसमें क्या कहा गया कि भारतीय साहित्य और विज्ञान को बहुत ही ज्यादा विकसित करने के लिए कहा गया कि इस पे प्रति वर्ष 1 लाख के रुपए जो है खर्च की जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा विवाद क्या हुआ कि उसने बोला कि भारतीय साहित्य या विज्ञान साहित्य को प्रभावित करने के लिए या उसको बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, इसको वृद्धि करने के लिए 1 लाख रुपए की खर्च की जाएगी। लेकिन उसने ये स्पष्ट तरीके से नहीं बताया कि ये जो है किस भाषा में शिक्षा दी जाएगी। इस तरीके से पाश्चात्य और प्राच्यवाद का विवाद उठ खड़ा हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये आप सभी को बता दिया। उसके बाद देखिए 1833 का आज्ञा पत्र, 1813 का आज्ञा पत्र जो था वो आया, इसके बारे में मैंने आप सभी को जानकारी दी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 1833 का आज्ञा पत्र आया। इसमें क्या हुआ, 1813 का आज्ञा पत्र हमने देखा कि 1 लाख रुपए दिया जाता था प्रति वर्ष, ठीक है, साहित्य और विज्ञान को प्रोत्साहित करने के लिए। इसमें क्या हुआ, 1 लाख की जगह पर 10 लाख रुपए दिया जाने लगा। और उसमें ये भी बोला गया 1833 के आज्ञा पत्र में कि जो भी भारतवासी, जो भी सम्राट, जो भी प्रजाजन है, अगर उनको कोई भी पद दिया जाता है तो उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गवर्नर जनरल काउंसिल कानूनी सदस्य, जो कि आपने मैकाले का नाम सुना होगा, इसको गवर्नर जनरल काउंसिल के लिए कानूनी सदस्य बनाया गया, जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले, ठीक है। यह प्रथम कानूनी सदस्य था। तो ये पूरा 1813 के आज्ञा पत्र में बस इतना ही आप सभी को याद रखना है कि 1 लाख की जगह पे 10 लाख रुपए दिया जाने लगा। और इसमें ये बिना किसी भेदभाव को, अगर किसी को कोई भी पद मिलता है तो वो उसको दिया जाए, ठीक है। और इसमें ही 1833 में ही गवर्नर जनरल काउंसिल प्रथम कानूनी सदस्य बनाया गया, जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले। आइए लॉर्ड मैकाले के बारे में जानते हैं। मैकाले का जो विरोध पत्र, ठीक है, देखिए मैकाले का विरोध पत्र जो था 1835 में आया था, और इसने प्राच्य और पाश्चात्य विवाद खत्म, आप कह सकते हो खत्म क्या करा, बिल्कुल भी मतलब और ज़्यादा ही बढ़ा दिया। क्या किया कि इसने जो आपका पाश्चात्य था और प्राच्य था, सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया, तो पाश्चात्य पे किया। यानी हम कह सकते हो जो संस्कृति थी, अरबी भाषा जो भी था, इसने क्या किया, उसका अपमान किया, ठीक है। इसने ये बोला कि साहित्य शब्द का अर्थ जो होता है वो अंग्रेजी से निकला है, न कि संस्कृत अरबी से निकला है, ठीक है। पाश्चात्य को सबसे ज्यादा महत्व दिया और ये प्राच्य को गवारू बोला। बस इतना याद रख लीजिए, बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। और दादा भाई नौरोजी ने इसकी प्रशंसा की, ठीक है। और ये भी बोला जाता है कि मैकाले का जो विरोध पत्र आया था, क्या भारतीयों के लिए लाभदायक हुआ या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी बताइएगा कि हाँ, इसका बहुत ही ज़्यादा, यानी जो भी लोग थे वो विज्ञान की तरफ अग्रसित हुए, ठीक है, दोनों भाषाओं का ज्ञान हुआ। और इस तरीके से आप कह सकते हो इसका दोष भी है कि हाँ, हम
हमें अपने जो सर है इसको झुकाना पड़ा और पाश्चात्य जो भी ज्ञान था इसको लेना पड़ा। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आकालैंड की घोषणा पत्र यानी जो मैकाले का पत्र था 1835 में आया और आकालैंड का जो घोषणा पत्र है वो 1839 में आया था। और फ्रेंड्स ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसी ने प्राच्य और पाश्चात्य विवाद को ख़त्म किया। और आप देख सकते हो कि 1813, ठीक है, 1813 में ये प्राच्य और पाश्चात्य विवाद शुरू हुआ और 1839 में जाकर ख़त्म हुआ। ठीक है, और किसने ख़त्म किया? तो यहाँ पे आकालैंड। और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा गैपिंग है। ठीक है, आप कह सकते हो 25 से 24 साल की गैपिंग है और इतना ज़्यादा ये विवाद रहा। और आकालैंड ने ही प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का अंत किया। कैसे किया? ये भी क्योंकि जो प्राच्यवादी थे इसमें थोड़ी धन की वृद्धि कर दी, खर्च, यानी इसने बोला कि जो प्राच्यवादी है इन पे और ज़्यादा जो पैसा है वो खर्च किया जाएगा और जो पैसा शेष रह जाता है उसके बाद अंग्रेजी साहित्य पर या अंग्रेज पे खर्च किया जाएगा। ठीक है, और इसने ये भी बोला कि जो भी योग्य अध्यापक होंगे उनकी वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। तो इस तरीके से इसने आकालैंड का घोषणा पत्र कब आया? तो 1839 में आया था। उसके बाद देखिए वुड का घोषणा पत्र की अगर हम बात करें तो वुड का घोषणा पत्र 1854 में आया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इसे मैग्नाटा के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये नवीन लक्ष्यों के कारण ही इसे हम मैग्नाटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स वुड का घोषणा पत्र जो आया था ये सबसे ज़्यादा आप याद रख लीजिएगा कि वुड का घोषणा पत्र अगर हम कहानी के थ्रू कहें तो ये क्या था? ये मतलब लोग शिक्षा इसलिए ग्रहण करने लगे ताकि उनको बस नौकरी की आवश्यकता थी। ठीक है, और इसका भी मकसद क्या था? तो अंग्रेज या जो भी उसकी कंपनी है इसका साम्राज्य बहुत ही ज़्यादा बढ़ाना। ठीक है, इसने बात तो कही थी कि प्राच्य और पाश्चात्य दोनों ही भाषाओं में शिक्षा दी जाएगी, लेकिन इसने क्या बोला कि प्राथमिक शिक्षा जो होगी वो प्राच्यवादी में दी जाएगी, अपनी संस्कृति में अपनेंगे, लेकिन जैसे ही उच्च क्लास में जाएंगे आप अपने नहीं इंग्लिश लैंग्वेज में सीखेंगे। तो इस तरीके से वुड का घोषणा पत्र यानी मुख्य बात है इसका मकसद क्या था? अंग्रेजी साहित्य को बढ़ावा देना। ठीक है, उसके बाद जो शिक्षा है इसने ये बोली कि जो शिक्षा है वो देसी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दी जाए। और इसी ने बोला, वुड ने ही बोला था कि शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, और उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया और स्त्री शिक्षा को इसने प्रोत्साहन दिया। जन शिक्षा के लिए विभाग की स्थापना की और सबसे महत्वपूर्ण जो मैकाले का निस्यंदर सिद्धांत था, ठीक है, छनाई सिद्धांत था, इसको इसी ने खत्म किया। तो ये 1854 में वुड का घोषणा पत्र आया। उसके बाद देखिए वुड के बाद हंटर कमीशन आया जिसे हम हंटर आयोग के नाम से भी जानते हैं। और फ्रेंड्स इसके अध्यक्ष जो थे वो सर विलियम हंटर थे। आई होप कि आपने नाम ही जाना होगा। और फ्रेंड्स ये लॉर्ड रिपन, ठीक है, इसी ने इनका या कह सकते हो प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना की। ठीक है, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग जिसे हम हंटर कमीशन कहते हैं। हंटर कमीशन कब आया? तो 1882 से 1883 में। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हंटर कमीशन कब आया? जब वुड का घोषणा पत्र आया था उसके जस्ट बाद हंटर कमीशन आया जिसका डेट जो है 1882। 1854 में वुड का घोषणा पत्र और 1882 से 1883 में हंटर कमीशन। और लॉर्ड रिपन ने ये सोचा कि जो भी शिक्षा है इस पे बहुत ही ज़्यादा कमी हो रही है, अव्यवस्थित ढंग से काम हो रहा है, तो शैक्षिक सुधार के लिए प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना की। और इस प्रथम आयोग के जो अध्यक्ष है वो विलियम हंटर है। ठीक है, और अगर हम बात करें शिक्षा जो था वो व्यवहारिक रूप से यानी जो शिक्षा था वो व्यवहारिक दिया जाता था, पुस्तकीय ज्ञान नहीं दिया जाता था, यहाँ बोला गया। और प्राथमिक शिक्षा जो था यहाँ पे हंटर कमीशन यानी आप कह सकते हो जो हंटर आयोग था इसमें बोला गया कि जो भी प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी वो देसी भाषा में दी जाएगी और पिछड़े इलाकों के यानी जहाँ पे स्कूल नहीं है वहाँ पे संस्था खोले जाएंगे। ठीक है, और देसी पाठशाला यानी देखिए फ्रेंड्स क्योंकि इन्होंने बोला कि प्राथमिक शिक्षा जो दी जाएगी वो देसी भाषा में दी जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स हंटर ने ये स्टेटमेंट दिया था कि देसी पाठशालाएँ राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की क्या है, बहुत ही अच्छा रहेंगी। ठीक है, और ये धार्मिक शिक्षा पे बहुत ज़्यादा बल नहीं दिया और बालिकाओं को फ्री में शिक्षा इसने दिया। तो हंटर कमीशन के इतने सारे फैक्ट है जिसको आप याद कर सकते हो। वुड के घोषणा के पत्र के बाद हंटर कमीशन आया जो कि 1882 से 1883 में आया था। इसका अध्यक्ष जो था वो हंटर आप कह सकते हो सर विलियम हंटर था। और ये कब किस तरीके से, तो जो लॉर्ड रिपन था शैक्षिक सुधार के लिए प्रथम
भारतीय शिक्षा आयोग गठन किया, जिसको हम प्रथम या आप कह सकते हो कि हंटर आयोग के नाम से जानते हैं। और शिक्षा जो दी जाती थी वो व्यवहारिक दी जाती थी, और इसमें ये बोला गया कि जो भी प्राथमिक शिक्षा है वो देसी भाषाओं में दी जाएगी, ठीक है, और बालिकाओं के लिए फ्री में शिक्षा दी जाएगी। तो ये इतने सारे फैक्ट है, इसको आप याद कर सकते हो। उसके बाद देखिए गोखले विधेयक है, यानी 1882 से 1883 के बाद हंटर आयोग आया, उसके बाद से गोखले विधेयक आया। गोखले विधेयक का जो डेट है वो 1911 में, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो यानी राष्ट्रीय शिक्षा की निष्क्रियता को देखते हुए गोखले विधेयक या गोखले विधेयक ने, जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, उन्होंने अपना विधेयक प्रस्तुत किया। इन्होंने बोला कि प्राथमिक शिक्षा को क्या है, अनिवार्य बनाया जाए, और यहाँ पे देखिए जो कम मासिक, जो माता पिता महीने में बहुत ही ज़्यादा कम पैसे कमाते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए, और जो भी संस्था है वो जहाँ पे रहते हैं वहीं पे स्थानीय शिक्षा खोला जाए, ठीक है। और जो शिक्षा है वो बालक और बालिका दोनों के लिए ही दी जाए। लेकिन जो ये गोखले विधेयक था ये ज़्यादा उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा, इसको अस्वीकृत कर दिया गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हर्टाग समिति, तो हमने हंटर कमीशन जाना जो कि 1882 से 1883 के बीच में आया। उसके बाद से 1911 में गोखले विधेयक प्रस्तुत किया। उसके बाद देखिए हर्टाग समिति जो है 1929 ईस्वी में आई। तो जितने भी ये डेट है आप याद कर लीजिएगा। जो हर्टाग समिति आई वो 1929 में, और इसके जो अध्यक्ष थे इन्हीं के नाम पे पड़ा था, फिलिप हर्टाग, यानी इन्हीं के नाम पे हर्टाग समिति जो 1929 में आया। गोखले विधेयक के बाद 1911 में वो आया, और इसके बाद हर्टाग समिति बना। इसका क्या कार्य था, तो प्राथमिक शिक्षा का कार्य मतलब जो भी इतना कार्य किया गया लेकिन उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा, इसके बारे में इन्होंने बताया। तो इसके सुधार के लिए जो भी काम किए गए, अपव्यय और अवरोधन की समस्या को दूर किया जाए, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा जो है वो 4 वर्ष की होनी चाहिए, और पाठ्यक्रम को बहुत ही ज़्यादा मतलब यूजलेस तरीके से, जो भी जीवन से रिलेट हो उसी को सिर्फ पढ़ाया जाए, और माध्यमिक और उच्च शिक्षा का गुणात्मक इन्होंने बोला था हर्टाग समिति ने, जो कि 1929 में आई थी, और इसके अध्यक्ष जो थे इन्हीं के नाम से फिलिप हर्टाग। अब देखिए फ्रेंड, बेसिक शिक्षा आई होप कि आपको पता भी होगा, महात्मा गांधी इसके बेसिक शिक्षा इन्होंने ही स्टार्ट किया, और मानव मूलभूत की जो भी आवश्यकता है इसको पूर्ण करने के लिए, और बेसिक शिक्षा को ही हम बुनियादी शिक्षा के नाम से जाने जाते हैं। और उसके बाद से देखिए ये 22 अक्टूबर 1937 को, ठीक है, वर्धा शिक्षा सम्मेलन में बेसिक शिक्षा का आधार रखा गया, ठीक है। 22 अक्टूबर 1937 वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ, तो 22 अक्टूबर 1937 को। जिस तरीके से 1929 को हर्टाग समिति आया, उसी के बाद बेसिक शिक्षा आया, मानव की मूलभूत जो भी आवश्यकता है उसको पूर्ण करने के लिए। और इस तरीके से वर्धा शिक्षा सम्मेलन में बेसिक शिक्षा का आधार रखा गया, और 7 से 14 वर्ष तक के बालक को सभी को फ्री, देखिए 6 से 14 वर्ष होता है, लेकिन जो बेसिक शिक्षा होता है इसमें बोला जाता है कि 7 से 14 वर्ष तक के बालक को सभी को फ्री शिक्षा दी जाएगी। और सैडलर कमीशन सार्जेंट योजना 1902 विश्वविद्यालय ये उच्च शिक्षा से संबंधित है। मातृभाषा की अगर हम बात करें तो जो भी शिक्षा दी जाएगी इसमें बेसिक शिक्षा में आप कह सकते हो, बुनियादी शिक्षा में बोला गया कि जो भी शिक्षा दी जाएगी वो मातृभाषा में दी जाएगी, ठीक है। और शिक्षा का जो संबंध है वो जीवन से होना चाहिए, जीवन का संबंध जो है वो शिक्षा से होना चाहिए। और हस्तकला की भी शिक्षा दी जाती थी। और फ्रेंड्स, महात्मा गांधी के अनुसार अगर उनसे पूछा गया था कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होता था, तो उनका कहना है कि हमारा शिक्षा का उद्देश्य यही होता है चरित्र विकास। तो फ्रेंड्स, हमने सूत्र भी देखा था, ठीक है। उसके बाद देखिए भारतीय शिक्षा आयोग आया, जिसे हम कह सकते हैं कोठारी आयोग। कोठारी आयोग कब आया, तो 1964 में है। तो ये हम देख सकते हो कि बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से डेट डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरीके से भारतीय शिक्षा आयोग जो कि 1964 में आया, ठीक है। और इसे हम कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे DS कोठारी थे, ठीक है। और क्यों किया गया था, तो अवलोकन करने के लिए जो भी तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था थी उसी को देख रेख के लिए सर्वप्रथम आयोग बनाया गया, जिसे हम भारतीय शिक्षा आयोग कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये ऐसे आयोग था जिसने क्या किया, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर तीनों पे ही फोकस किया, ठीक है। ऐसा आयोग सब तो जैसे कोई आयोग था जो कि माध्यमिक, उच्च या प्राथमिक के बारे में सोच रहा था, लेकिन ये ऐसा आयोग था जो कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च
इन तीनों पर ही अपना जो भी सिफारिश है वो प्रस्तुत किया। इसने क्या बोला कि प्रत्येक स्तर जो है वो शिक्षा के 5 लक्ष्य होने चाहिए। तो कौन कौन से होने चाहिए, यानी जो आपका स्तर है जैसे प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर, तो हर एक स्तर के 5 लक्ष्य होने चाहिए। वो लक्ष्य कौन कौन से आप याद कर सकते हो। शिक्षा में उत्पादकता को जोड़ना, शिक्षा का आधार लोकतांत्रिक होना, राष्ट्रीयता के प्रति अपना जो भी कायम है उसको स्थापित करना, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना, मानवीय मूल्यों का विकास करना। तो इस तरीके से प्रत्येक स्तर के 5 लक्ष्य होंगे। बालकों की रुचियों पर उनको शिक्षा दी जाएगी। और त्रिभाषा, देखिए भारतीय शिक्षा यानी जो कोठारी आयोग जो कि 1964 में आया था, ये इसका सबसे अच्छा है कि त्रिभाषा, यानी जैसे आपका प्रथम भाषा जो है मातृभाषा, सेकंड लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, और थर्ड जो है यानी जो आपका क्षेत्रीय भाषा, जैसे कि अगर आप यूपी में है तो भोजपुरी, बिहार में है तो बिहारी, ठीक है, पंजाब में तो पंजाबी। तो यानी ये तीनों भाषाओं का भारतीय शिक्षा आयोग में बोला गया कि तीनों भाषाओं में शिक्षा दी जाएगी, और अपव्यय और अवरोधन पर भी ध्यान दिया जाएगा कि क्या कमी है इसको दूर किया जाएगा। तो ये भारतीय शिक्षा आयोग 1964 में आया, जिसका अध्यक्ष D.S. कोठारी थे। और इनको क्यों नियुक्ति किया गया, तो तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था की देखरेख करने के लिए इस आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो पहला ऐसा आयोग है जिसने माध्यमिक, उच्च और प्राथमिक स्तर पर जो भी अपना सिफारिश है वो प्रस्तुत किया था। उसके बाद देखिए 1948, जी हाँ फ्रेंड्स, 1964 हमने देख लिया। 1948 में राधाकृष्णन जो कि विश्वविद्यालय आयोग के ये अध्यक्ष हैं, उच्च शिक्षा से रिलेटेड है। और अगर माध्यमिक शिक्षा का पूछा जाए तो मुदालियर, ठीक है, लक्ष्मी स्वामी मुदालियर, जिसे हम मुदालियर आयोग कहते हैं, ये कब आया था, तो 1952 से 1953 में आया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो भारत सरकार, जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसा आता है कि पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई। तो पहली, देखिए, एक नई शिक्षा नीति होती है, उसके बाद से जो नई शिक्षा नीति 1986, उसको भी संशोधित किया गया 1992 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नई शिक्षा पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई, तो 1968 में आई थी, ठीक है, जो कि निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। और ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, इनका जो प्राथमिक जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, यहाँ जो मतलब जो शिक्षा केंद्रित था वो बाल पे केंद्रित था, यानी बच्चों पे केंद्रित था। और विद्यालय जो था वो क्षेत्रीय भाषा, ठीक है। और यहाँ भी त्रिभाषा, यानी जो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, इसमें भी त्रिभाषा का माध्यम बनाया गया। जिस तरीके से 1964 में भारतीय शिक्षा आयोग कोठारी आयोग आया था, उसी प्रकार इसमें भी त्रिभाषा माध्यम जो था। उसके बाद देखिए परीक्षा प्रणाली, तो इसमें परीक्षा प्रणाली कैसी थी, तो विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठ इसको अपनाया गया था। क्लियर। अब देखिए फिर नई शिक्षा नीति कब आई, तो नई शिक्षा नीति जो थी 1986 में आई। ये जो थी, ये क्या थी, बाल केंद्रित थी, यानी जो प्राथमिक विद्यालय था वो बाल केंद्रित था। और पर्यावरण संरक्षण, यानी जो भी आपका वातावरण है बहुत ही शांतपूर्वक होना चाहिए, ठीक है। और छात्र, यानी जो भी छात्र है उनको किसी भी क्लास में फेल ना किया जाए, ये 1986 में ऐसा बोला गया। और इसी में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, जो भी स्कूल से संबंधित जो भी नीड है उसको पूर्ण करने के लिए OB यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना स्टार्ट किया गया। और फ्रेंड्स, विद्यालय में 50% महिला जो है वो अध्यापक रहेंगी, ठीक है। और इसी में कंप्यूटर शिक्षा दिया गया नई शिक्षा नीति में। और SC और ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो भी एडमिशन है उनको बहुत ही मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात, राष्ट्रीय जो नई शिक्षा नीति है इसमें ये बोला गया कि राष्ट्रीय आय का 6% जो खर्च है वो शिक्षा पर किया जाएगा। तो इतनी सारे महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको आप याद कर सकते हो। और फ्रेंड्स 1990 में यशपाल समिति आई। जी हाँ फ्रेंड्स, यशपाल समिति कब आई, 1990 में आई थी, ठीक है। 1986 के बाद 1990, 1968 में जो था वो क्या आया था, तो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। 1986 में नई शिक्षा नीति आई। 1990 में क्या हुआ, यशपाल समिति आई। यशपाल समिति क्या थी कि जो भी बालकों का जो भी पाठ्यक्रम होता है, जो भी बोझ होता है, उसको कम करने के लिए जो शिक्षा है वो व्यावसायिक शिक्षा बनाया जाए, इस पे यशपाल समिति ने फोकस किया। उसके बाद देखिए कार्यान्वयन कार्यक्रम जो कि 1992 में। और फ्रेंड्स, आप
सभी को पता है कि कार्यान्वयन कार्यक्रम, या आप कह सकते हो कि 1992 में जो नई शिक्षा नीति 1986 की थी उसमें संशोधन किया गया। और फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो कार्यान्वयन कार्यक्रम है इसको कितने खंडों में बांटा गया था, तो 23 खंडों में बांटा गया था। कार्यान्वयन कार्यक्रम कब आया था, तो 1992 में आया था। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जो दोपहर का भोजन है, प्राथमिक शिक्षा पोषण, ये कब आया था, कि इसकी स्टार्ट, इस मध्याह्न भोजन की स्टार्ट कब हुई, तो 15 अगस्त 1995 को। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 15 अगस्त 1995 को पका भोजन ये दिया जाने लगा। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई, 2001। इसका लक्ष्य क्या था, तो 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम क्या है, तो ये बालिकाओं और विकलांगों के लिए था। ठीक है, जो भी बालिकाएं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की थी, उनका नामांकन करना, उनके जो भी एजुकेशन है उनका कार्यक्रम तैयार करना। मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति जो इसकी शुरुआत कब हुई, तो 1977 से 1978, और छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति दी जाती है। तो फ्रेंड्स, वर्तमान भारतीय समाज, आप कह सकते हो कि 100% में से 80% हमने पूरा कवर कर लिया। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इसको इतना याद कर लेते हो तो मैं कंफर्म कह रही हूँ कि आपका 100 में से 80%, और फेल होने के तो यानी बैक लगने के तो चांस बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप देखिए पॉइंट टू पॉइंट हमने लिखा है, और अगर आपको दिक्कत हुई है तो 100% कह रही हूँ कि आप फिर से एक बार वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ, जैसे कि हमने जाना कि सबसे पहले देखिए डेट हमने क्रमबद्ध तरीके से जाना। 1813 का आज्ञा पत्र आया, फिर 1833 का आज्ञा पत्र आया था, फिर मैकाले का अधिनियम 1835 में आया था, फिर क्या हुआ 1854 में आपका यहाँ पे उडका घोषणा पत्र आया था। फिर क्या हुआ 1854 उड के घोषणा पत्र के बाद हंटर आयोग आया। ठीक है, हर्टाग समिति आई। तो ये जितने भी फैक्ट है आप इसको याद कर लीजिएगा, एक बार फिर से वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मैं आप सभी को PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी। इस तरीके से आप देख सकते हो उडका घोषणा पत्र, हंटर कमीशन, तो बहुत ही आसानी के साथ याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।